नमस्कार, जीएस जमघट के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल के राय। आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज व्यवस्था की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय राज व्यवस्था कहने का मतलब भारत की शासन प्रणाली, और हम लोग जानते हैं कि भारत की शासन प्रणाली एक बहुत ही महान ग्रंथ द्वारा संचालित की जाती है, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। तो मूल रूप से आज से हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन शुरू करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीएस सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ से अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा मानना है कि भारतीय संविधान सिर्फ उन बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, बल्कि भारतीय संविधान भारत के हर नागरिक को समझना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे ऊपर शासन किया जाता है। तो अगर हम भारतीय संविधान की समझ रखेंगे तो हम एक जिम्मेदार नागरिक भी बन सकते हैं। तो मूल रूप से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मैं भारतीय संविधान की क्लास शुरू करने जा रहा हूं, ये तो उन बच्चों के लिए जरूरी है ही जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। मैं उसको ध्यान में रखकर ही यहाँ पे सारे डिटेल्स को बताऊंगा। इसके साथ ही यह उन लोगों के लिए भी क्लास जरूरी है जो भारतीय संविधान को समझने में रुचि रखते हैं। तो मुख्य रूप से यह क्लास सबके लिए है, जिसे भारतीय संविधान में अपनी समझ को बढ़ाना हो, और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चों के लिए तो है। तो भारतीय संविधान के इस पहले क्लास में हम लोग सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर संविधान किसे कहते हैं, संविधान है क्या। इस चीज को हम लोग पहले समझने का आज के क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, अगर एक सामान्य भाषा में कहा जाए संविधान क्या है, तो किसी से अगर पूछेंगे तो यही बताएगा, भाई ये कानून है, कानूनों का संग्रह है, जिसके द्वारा हमारे देश पर या किसी भी देश पे शासन किया जाता है। लेकिन अगर इसकी हम पॉलिटी के संदर्भ में, राजनीतिक शास्त्र के संदर्भ में इसकी तकनीकी परिभाषा को देखने का प्रयास करें, तो अलग अलग राजनीतिक पंडितों ने या अलग अलग राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग लेवल पे संविधान को परिभाषित किया है। तो हम उतने जटिलताओं में भी नहीं पहुंचेंगे। सामान्य तौर पे, सामान्य तकनीकी भाषा में हम लोग भारतीय संविधान अर्थात संविधान की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, संविधान, सबसे पहले तो हमारे मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर संविधान सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहां हुई थी, या इस शब्द को सबसे पहले किसने कहा था, इस शब्द की रचना, इस शब्द का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो आज का संविधान का स्वरूप है, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। इससे पहले संविधान की जगह धर्म ही संविधान का काम करता था। लेकिन जो आज का आधुनिक संविधान, इसकी स्वरूप सबसे पहले ब्रिटेन में डेवलप हुआ था, और ब्रिटेन का संविधान भी सबसे पुराना संविधान समझा जाता है, जो एक अलिखित संविधान है। वो हम लोग बाद में समझेंगे कि लिखित या अलिखित संविधान क्या होता है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना संविधान माना जाता है, और वहीं पे सबसे पहले इन संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और इसको सबसे पहले कहने वाले एक व्यक्ति थे, जिनका नाम था सर हेनरी मैन। ये एक ब्रिटिश नागरिक थे, जिन्होंने सबसे पहले संविधान का संविधान शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, या इसके बारे में बताया था कि संविधान नाम की भी कोई चीज होती है। अब वो ब्रिटिश नागरिक है, तो ऑफकोर्स उन्होंने संविधान तो कहा नहीं होगा। संविधान को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से बना हुआ है। ओके, और इस कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है शासन करने की पद्धति, शासन करने की पद्धति।
अर्थात अगर कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से हम लोग संविधान का आशय निकालने का प्रयास करें तो उसका मतलब होता है शासन करने की पद्धति। मतलब संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें शासन करने की पद्धति का जो है वर्णन किया गया है। अब थोड़ा इसके हिंदी शब्द पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में जो अनुवाद किया गया है वो क्या है? संविधान। और कुछ ना कुछ सोच के इसका नाम संविधान रखा गया होगा। तो जब हम हिंदी शब्द के आशय को समझेंगे तो संविधान का जो है वास्तविक स्वरूप, उसका वास्तविक मतलब हमें प्राप्त हो जाएगी, या उसके वास्तविक मतलब को हम लोग जो है समझ सकेंगे। तो संविधान देखिए, अगर हिंदी में संविधान शब्द को देखा जाए तो मूल रूप से ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक है सम और दूसरा क्या है? विधान। और सम का मतलब होता है समान, और विधान का मतलब क्या होता है? नियम या कानून। अर्थात संविधान का मतलब क्या हुआ? समान कानून या समान नियम। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का जो आशय है और हिंदी में संविधान का जो आशय है, इन दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़े तो हमें संविधान का वास्तविक मतलब समझ में आता है। इंग्लिश में जो इसके मायने हैं वो है शासन करने की पद्धति, और हिंदी में जो आशय निकल रहा है उसका मतलब क्या है? समान कानून। मतलब हमने जब इंग्लिश से हिंदी अनुवाद किया तो उसका जो मायने, उसके जो मतलब हम लोगों ने रखा, वो रखा गया समान कानून। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमें क्या मिलता है कि संविधान क्या है? कोई ऐसी दस्तावेज है जिसमें समान कानून द्वारा शासन करने की पद्धति का वर्णन। अर्थात यहां से मोटे तौर पे हम लोग एक परिभाषा जो है निकाल सकते हैं कि संविधान क्या है। संविधान एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें क्या उल्लेख किया गया है? समान कानून द्वारा या समान नियम द्वारा शासन करने की पद्धति का जो है उल्लेख है। ओके, मैंने पहले ही कहा कि अलग अलग जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग स्तर पे जो संविधान को जो है परिभाषित करने की कोशिश किया है। अलग अलग स्तर करने का मतलब क्या है? देखिए, संविधान की परिभाषा जो है अलग अलग स्तर पे अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए संविधान किसी आदमी के, किसी व्यक्ति के निजी जीवन का भी हो सकता है, उसके निजी जीवन का भी एक संविधान हो सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने को संचालित करने के लिए एक रूल या एक नियम बना लेता है कि सुबह इतने बजे उठेंगे, इतने बजे नाश्ता करेंगे, या इतने बजे जो है ऑफिस जाएंगे, इतने से इतने बजे तक पढ़े। मतलब वो अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसको डिवाइड करके रखता है। तो ये उसके लिए क्या हो गया? निजी संविधान हो गया। इसी तरह से एक परिवार का भी अपना संविधान होता है। भाई, सबके घर के अपने अपने नियम है। हो सकता है किसी के घर का नियम हो कि 10 बजे के बाद, 10 बजे के पहले घर में आ जाना, रात 10 बजे से पहले, 10 बजे के बाद घर में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस तरह से समाज का एक अपना संविधान हो सकता है। इसी तरह से किसी देश का संविधान हो सकता है, पूरे ब्रह्मांड का संविधान हो सकता है। तो संविधान का स्वरूप किसी व्यक्ति के निजी जीवन से लेकर पूरे यूनिवर्स तक हो सकता है। पूरा यूनिवर्स भी एक नियम पे टिका हुआ है, ठीक है ना। तो संविधान की परिभाषा काफी व्यापक है। तो हम किस परिभाषा को लेकर चलेंगे? तो साफ तौर पे हम लोग जो यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं वहां पे हमारा जो संविधान का परिभाषा होगा या संविधान का जो स्वरूप होगा वो किसी देश के लिए होगा, किसी राष्ट्र के लिए होगा, किसी स्टेट के लिए होगा। तो हम यहाँ पे जो संविधान की परिभाषा या संविधान को जो समझने का प्रयास करेंगे उसका मतलब हम लोग इस लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। कौन से लेवल पे? इस लेवल पे कि भाई एक देश के लेवल पे, एक देश के स्तर पे संविधान को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो देश के स्तर पर हम लोग संविधान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दे तो क्या है? समान कानून द्वारा शासन करने की पद्धति। अगर इस आशय से हम संविधान की एक तकनीकी परिभाषा लिखने का अगर प्रयास करें तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है संविधान
वह सर्वोच्च मूलभूत या आधारभूत कानून है जिसके द्वारा किसी राजनैतिक रूप से गठित राज्य पर शासन किया जाता है। सिंपल। संविधान का जो इंग्लिश शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको, और हिंदी शब्द संविधान के आशय से अगर हम लोग संविधान को परिभाषित करने का कोशिश करें, इसके शाब्दिक अर्थ से अगर हम संविधान को किसी देश के लेवल पे परिभाषित करने का प्रयास करें, तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि परिभाषा नहीं हो सकती, या ये एक सही परिभाषा हो सकती है कि संविधान क्या है। संविधान वो सर्वोच्च मूलभूत या आधारभूत कानून है या नियम है जिसके द्वारा किसी राजनीतिक रूप से गठित राष्ट्र राज्य पर शासन किया जाता है। अब देखिए, अगर संविधान की इस तकनीकी परिभाषा को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके 3 मौलिक तत्व हैं। अगर इस 3 मौलिक तत्वों को हम समझ गए तो फिर संविधान को आसानी से समझ जाएंगे, इसकी एक समझ हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। पहला क्या हमने लिखा, संविधान वह सर्वोच्च मूलभूत या आधारभूत कानून है। दूसरा, जिसके द्वारा किसी राजनीतिक रूप से गठित राष्ट्र राज्य पर शासन किया जाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये इसके 3 मौलिक तत्व हैं। अगर इन 3 मौलिक तत्वों को हम अच्छी तरह से समझ लें तो फिर संविधान की परिभाषा की एक अच्छी समझ हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला जो उसको समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ हमने क्या लिखा है कि संविधान एक सर्वोच्च या मूलभूत आधार कानून है। सर्वोच्च मूलभूत कानून मतलब जो संविधान में जिन कानूनों का उल्लेख है, या संविधान के जो कानून होते हैं या संविधान में उल्लेखित जो नियम होते हैं वो क्या है, सर्वोच्च हैं और मूलभूत हैं, मतलब फंडामेंटल्स। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब अगर हम इसे सर्वोच्च कानून कर रहे हैं, इसका मतलब किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ ऐसे भी कानून होते होंगे जो संविधान में नहीं है, तभी तो हम संविधान को सर्वोच्च कर रहे हैं। अगर कंपेयर करेंगे तभी तो एक सर्वोच्च होगा। कंपैरिजन 2 चीजों में होता है। इसका मतलब एक कुछ ऐसे भी कानून होंगे जो संविधान में उल्लेखित नहीं हो और उस कानून द्वारा देश का संचालन किया जाता हो। हाँ, तो ऐसे कानून होते हैं। ऐसे कानून कौन बनाता है? तो किसी भी देश को संचालित करने के लिए एक संस्था बनाई जाती है जहां पे कानून बनते हैं, और वो संस्था हमारे देश में कौन है? संसद, पार्लियामेंट। ब्रिटेन में भी है पार्लियामेंट, उसी को हम लोग जो है एडॉप्ट किए हुए हैं। अमेरिका में है कांग्रेस, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत। तो किसी भी देश की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक संस्था बनाई जाती है। उस संस्था के द्वारा भी कुछ कानून बनाए जाते हैं जिसे हम लोग सांविधिक कानून कहते हैं। मतलब अगर कानून को देखा जाए, किसी देश को संचालित करने वाले कानून 2 तरह के होते हैं। पहला जो संविधान में उल्लेखित है, संवैधानिक कानून। दूसरा उस संस्था द्वारा, जैसे संसद भारत में, अमेरिका में कांग्रेस, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, उन संस्थाओं द्वारा भी जो है समय समय पर कानून बनाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सांविधिक कानून। तो कानून भी कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। कौन से कानून? किसी देश को संचालित करने वाले कानून। संवैधानिक कानून जो संविधान में उल्लेखित है, सांविधिक कानून जो संसद द्वारा, हम संसद ही लेके चल रहे हैं। हमारा यहाँ का जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, तो हम अपने
देश के एग्जाम्पल को लेके चले, संसद द्वारा पारित कानून। मतलब हमारे देश को संचालित करने के लिए दो तरह के कानून हैं। एक ऐसे कानून जो संविधान में लिखे गए हैं, जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, और एक ऐसे कानून जो समय समय पर संसद द्वारा जो है पारित किया जाता है। अब इन दोनों कानूनों में संविधान जो है सर्वोच्च कानून है, इसलिए यहां पर हमने परिभाषा में लिखा संविधान और सर्वोच्च कानून। सर्वोच्च कानून हमने इसलिए लिखा क्योंकि किसी भी देश को संचालित करने के लिए दो तरह के कानून होते हैं, जिसमें संविधान जो है सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कहने का मतलब, अब देखो, संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन दिया है? संविधान ने दिया है। संविधान में लिखा गया कि संसद जो है समय समय पर कुछ मुद्दों पे, कुछ बातों पे कानून बना सकता है। ये अधिकार किसने दिया है? संविधान ने ही दिया है। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो ये क्या है? सर्वोच्च कानून है। तो किसी भी देश में जो संविधान होता है वहां का सर्वोच्च कानून होता है। उसके बाद उस संविधान ने बहुत सारे संस्थाओं को कानून बनाने का अधिकार देता है, और वो संस्थाएं जो कानून बनाती हैं वह कानून जो है इस कानून को, मतलब जो संविधान में उल्लेखित है, उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कहने का मतलब है कि संसद कोई ऐसा कानून ना बनाए जो संविधान के कानून का जो है उल्लंघन करे। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं, कल से संसद में कानून जो है यह बनाने का जो सरकार प्रयास करे, कोशिश करे कि भारत में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उस परीक्षाओं का माध्यम सिर्फ हिंदी होगा। ऐसा कर नहीं सकती, ऐसा कानून बना ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कानून बनाने का इजाजत संविधान देता ही नहीं है। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है वहां पे उल्लेख किया गया है, और हमारे दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, अर्थात सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्जाम होगा उसकी दो भाषाएं होना अनिवार्य है, हिंदी और इंग्लिश। और स्टेट लेवल पे जो परीक्षाएं होगी उनमें एक उस स्टेट की जो भाषा है, जो जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उस भाषा में और इंग्लिश में करना जरूरी है। इसके अलावा स्टेट चाहे तो जो हमारे 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा है उसमें से कोई भी भाषा में प्रश्न जो है मीडियम जो है रख सकती है। तो ऐसा नहीं कर सकती, या कल संसद ये कानून बनाना चाहिए कि हमारे देश में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ हिंदुओं को ही नागरिकता मिलेगी, क्योंकि यह संविधान को सीधा साधा क्या है? उल्लंघन है। संविधान में साफ साफ लिखा गया है, ठीक है ना। हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो यहां पे जो भी कानून बनाएंगे उस संविधान के कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। मतलब जो संवैधानिक कानून होते हैं ये कैसा कानून है? मूलभूत कानून है, आधारभूत कानून है, फंडामेंटल कानून है। कोई भी अगर नए कानून संसद बनाती है तो इसके आधार को लेकर ही बनाना होगा, इसके आधार पे ही बनाना होगा, संविधान के आधार पे ही बनाना होगा। इसलिए संविधान को हम लोग आधारभूत कानून कहते हैं, और इन दोनों कानूनों में संविधान का कानून का जो दर्जा है सबसे ऊपर है, इसलिए इसे सर्वोच्च कानून भी कहते हैं। हाँ, वो अलग बात है, अगर कल सरकार ये चाहे कि देश में सिर्फ हिंदू रहना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? संविधान को में संशोधन करना होगा। अगर वो चाहते कि नहीं एग्जाम का जो मीडियम होगा, एग्जाम लेने का जो मीडियम होगा, प्रतियोगी परीक्षाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने का माध्यम होगा वो सिर्फ हिंदी होगा, तो उसके लिए उसको सबसे पहले क्या करना होगा? संविधान में संशोधन करना होगा। ऐसा कि हम लोग, अब संविधान संशोधन भारत का इतना आसान भी नहीं है, आगे पढ़ेंगे कि लचीला भी और कठोर भी है कुछ मामलों में, ठीक है ना। तो इतना जल्दी हम लोग संशोधन, माने कुछ मामलों में आसानी से संशोधित किया जा सकता है, कुछ मामलों में आसानी से संशोधित नहीं भी किया जा सकता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो मूल रूप से यहाँ पे हम लोग जो संविधान को कह रहे हैं एक सर्वोच्च मूलभूत आधारभूत कानून है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश को संचालित करने के लिए दो तरह के कानून होते हैं, एक कानून जो संविधान में लिखा हुआ है और एक कानून जो उस देश को चलाने वाली संस्था पारित करती है।
और इन दोनों कानूनों में संविधान का कानून सबसे ऊपर, इसलिए इसे सर्वोच्च कानून कहते हैं। और ये जो संस्था है जैसे संसद, वो ऐसी कानून नहीं बना सकता जो इस कानून का उल्लंघन करे। मतलब संसद द्वारा पारित हर कानून का आधार संविधान है। इसका मतलब संविधान एक मूलभूत, फंडामेंटल या आधारभूत जो है कानून है। तो समझ में आ गया यहाँ पे कि संविधान क्या है, सर्वोच्च या मूलभूत कानून है, जिसके द्वारा किसी राजनैतिक रूप से गठित, अब इसको समझना है, राष्ट्र राज्य प्रशासन किया जा सकता है। यहां जो दूसरा एलिमेंट है, सबसे प्रमुख एलिमेंट, वो है राष्ट्र राज्य। इस पे एक अलग से पूरा लेक्चर हो सकता है ना? लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में जो है इसको समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए, राष्ट्र अलग है, राज्य अलग है। राष्ट्र अलग है, राज्य अलग है। तो सबसे पहले हम लोग राज्य की अवधारणा को समझते हैं, ठीक है ना, कि राज्य की अवधारणा क्या है। क्या हम लोग जो समझते हैं राज्य की अवधारणा वही है? जैसे पश्चिम बंगाल एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, उड़ीसा एक राज्य है। तो क्या इसी को हम लोग पॉलिटिकल साइंस में या राजनीतिक शास्त्र में उसको राज्य कहते हैं? तो हम लोग थोड़ा सा राष्ट्र राज्य को समझने के लिए हम लोग राज्य की अवधारणा को समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लोग आगे संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में हर जगह राज्य लिखा हुआ आएगा और उस राज्य का मतलब क्या है। जैसे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में जो है संविधान, अनुच्छेद 12 में जो है राज्य को परिभाषित किया गया है। तो हम लोग पहले राज्य की अवधारणा को समझते हैं कि राज्य किसे कहते हैं। देखिए, राज्य का जो है किसी भी भूखंड को, किसी भी हिस्से को राज्य तभी कहा जा सकता है, तभी उससे हम राज्य कह सकते हैं जब उसमें 4 ये तत्व हो, ठीक है ना। मतलब किसी भी राज्य के फंडामेंटल 4 तत्व होते हैं, ठीक है ना। पहला है भूभाग, दूसरी है जनसंख्या, तीसरा है सरकार माने शासन प्रणाली, और चौथा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब किसी भी भूखंड को, किसी भी भाग को हम लोग राज्य कब कर सकते हैं जब उसमें ये चारों तत्व पाया जाए, ये चारों तत्व उसमें सम्मिलित हो। पहला भूभाग, समझते हैं भूभाग मतलब किसी भी क्षेत्र को राज्य करने से पहले उसका खुद का एक भूभाग होना चाहिए, वहां पे रहने वाले लोग होने चाहिए, माने जनसंख्या होनी चाहिए, उस पे जो है उसकी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब सरकार होनी चाहिए। ये 3 चीज तो आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है संप्रभुता। अगर इन चारों में से कोई एक भी अनुपस्थित है तो हम लोग राज्य नहीं कर सकते। राष्ट्र कर सकते हैं लेकिन राज्य नहीं कर सकते। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी भी बाहरी दबाव, किसी भी तरह के बिना बाहरी दबाव के फैसला लेने का शक्ति, फैसला लेने की शक्ति। संप्रभुता का मतलब होता है किसी भी तरह के बिना बाहरी दबाव के फैसला लेने की शक्ति। अर्थात वह जो भूभाग, वह जो क्षेत्र जिसे हम राज्य कह रहे हैं, उस राज्य के पास ऐसी शक्ति हो कि वो बिना किसी बाहरी दबाव के कारण अपना फैसला खुद ले सके। इसी चीज को हम लोग कहते हैं संप्रभुता। मतलब जैसे हम लोग जो है बिहार को देखते हैं, बिहार को हम लोग राज्य कह देते हैं कि बिहार एक स्टेट है, बिहार इज ए स्टेट, बिहार एक राज्य है। ये काफी संकीर्ण भाषा में हम लोग कहते हैं, बहुत ही मतलब, लेकिन तकनीकी तौर पे अगर देखा जाए, सामान्य भाषा में तकनीकी तौर पे देखा जाए तो बिहार क्या राज्य है? तो देखिए, बिहार के पास अपना भूभाग है, अपना उसकी सीमा है, भूभाग है। बिहार की भाई जनसंख्या है ना, बिहार का जो है अपना जनसंख्या भी है, बिहार की अपना सरकार भी है, खुद का सरकार है, नीतीश बाबू उसको संचालित करते हैं।
लेकिन क्या बिहार के पास संप्रभुता है? क्या बिहार जो फैसला बिना किसी बाहरी दबाव का ले सकता है? जैसे मान लीजिए कल से बिहार सरकार ये बोले कि मैं अपने राज्य में 2000 रुपए का नोट नहीं चलने दूंगा, क्या वो ले सकता है? नहीं ले सकता। या मान लीजिए हमारे यहां नोटबंदी हुई थी, मोदी जी ने अचानक रात को 8 बजे उठकर आए और बोल दिए कि कल से 500 और 2000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे, तो क्या बिहार सरकार बोलती थी, बाबू बोलते कि नहीं हमारे यहां तो चलेंगे? मतलब बिहार के पास स्वप्रभुता नहीं है, ये फैसले ले सकता है, कुछ फैसले इसके पास लेने का हक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले जिसको ये नहीं ले सकता, इसमें एक बाहरी दबाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव है। तो इस तरह से देखा जाए तो बिहार तकनीकी तौर पे क्या है? राज्य नहीं है। ओके, एक चीज और देखते हैं, जैसे भारत को ही देख लेते हैं। भारत 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले क्या भारत एक राज्य था? भारत के पास भूभाग था, भारत की अपनी जनसंख्या थी, भारत का सरकार भी था जिसे वायसराय चलाते थे, है ना? एक गवर्निंग काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, है ना? विधायिका था, राष्ट्र कार्यपालिका था, सॉरी विधायिका था, कार्यपालिका भी था, एक जो है बाद में जाकर जो अंतरिम सरकार भी बनी थी। लेकिन क्या 15 अगस्त 1947 के पहले भारत के पास संप्रभुता था? क्या भारत अपने फैसले खुद ले सकता था? नहीं। भारत की सरकार के जो फैसले हैं वो यहां से 7 समुद्र पार ब्रिटेन में बैठे प्रधानमंत्री लेता था। उस प्रधानमंत्री का दबाव यहां के सरकार पे था। अब हमारा जो संविधान बनने का जो संविधान सभा बनाई गई थी संविधान निर्माण के लिए, वो भी वही ब्रिटिश पार्लियामेंट के वहां से कानून बन के आया था, तब हम लोग संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत के पास भूभाग था, जनसंख्या था, सरकार था, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। इसलिए 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक राज्य नहीं था, उपनिवेश था, कॉलोनी था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। हाँ, राष्ट्र था। राष्ट्र अलग चीज है, ठीक है ना? अभी हम राष्ट्र को भी समझेंगे, ठीक है ना? एक राष्ट्र राज्य हो सकता है, एक राज्य राष्ट्र नहीं हो सकता, इसको हम जिसको भी आएंगे। सॉरी, एक राज्य जो है राष्ट्र हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्र जो है राज्य होगा, ये जरूरी नहीं है। तो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक राष्ट्र था, उसमें, है ना? लेकिन राज्य नहीं था। अब बहुत लोग भारत को राष्ट्र मानते भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बहस की बात है। इस पर मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूं, अगर आप लोग कहिएगा तो इस पर अलग से जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के पास भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता भी आ गई आज की स्थिति, तो भारत एक राज्य है। तो जब भी संविधान में राज्य कहीं पे आएगा तो उस राज्य का मतलब इंडिया से है, भारत से है, स्टेट। उस स्टेट का मतलब बिहार नहीं है, उस स्टेट का मतलब भारत है, ठीक है ना? तो स्टेट कहने का मतलब होता है जिसके पास ये 4 चीज हो। तो आशा करते हैं कि राज्य की अवधारणा समझ में आ गई होगी कि राज्य होने के लिए ये 4 चीज का होना बहुत जरूरी है। इसमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं है तो उसे हम राज्य नहीं कर सकते। अब हम लोग जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 राज्यों का भी एक संघ है, तो एक्चुअली वहां भी हम लोग नॉर्मल भाषा में, सामान्य भाषा में राज्य कह देते हैं, क्योंकि अगर बिहार को देखा जाए तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार तो है और संप्रभुता नहीं है, लेकिन कुछ तो फैसले ये खुद ले ही सकता है, इसलिए हम राज्य कह देते हैं। लेकिन तकनीकी तौर पर भारत एक राज्य है, बिहार नहीं है। तो संविधान में अगर कहीं भी राज्य शब्द का जो उल्लेख किया गया है तो उस राज्य शब्द का उल्लेख इसके लिए नहीं किया गया है, उस राज्य शब्द का उल्लेख भारत के लिए किया गया है। तो आशा करते हैं कि राज्य का मतलब समझ में आ गया होगा, राज्य की अवधारणा समझ में आ गई होगी। अब आते हैं राष्ट्र, नेशन। ये क्या होता है? देखिए, नेशन जो है, ये जो शब्द है ना, ये लैटिन का एक शब्द है। उस शब्द से ये जो है उत्पन्न हुआ है, उस लैटिन का शब्द नेशियो।
जिसका अर्थ होता है पैदा होना। ध्यान से समझिए, पैदा होना मतलब एक ही वंश में पैदा होना, एक ही वंश में या एक ही नस्ल में पैदा होना, जिसका अर्थ होता है एक ही नस्ल में पैदा होना। मतलब राष्ट्र का जो कंसेप्ट है, नेशन का जो कंसेप्ट है, ये एक लैटिन वर्ड नेशियोस आया, जिसका अर्थ होता है पैदा होना। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट करें तो राष्ट्र का मतलब होता है एक ही नस्ल में पैदा होने वाले, पैदा होने वालों द्वारा स्वशासन। समझिए, जो रेशियो है इसका अगर और इसको इलाबोरेट करें तो इसका मतलब होता है एक ही नस्ल में पैदा होने वालों द्वारा स्वशासन। मतलब एक ही नस्ल, एक ही वंश में जो लोग पैदा हुए हैं उनके द्वारा जो खुद पे स्वशासन, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्वशासन मतलब उनके द्वारा अपने पे जहां पे शासन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं, है ना। अब एक ही नस्ल मतलब कहने का मतलब क्या? जो राष्ट्र की अवधारणा है, ये एक ही नस्ल में क्या क्या मतलब एक ही धर्म में पैदा होने वाले लोग के द्वारा स्वशासन, एक ही जाति में पैदा होने वाले द्वारा स्वशासन, है ना। एक ही तरह का एक साझा इतिहास, मतलब एक ही तरह के इतिहास को साझा करने द्वारा, मतलब करने वालों द्वारा स्वशासन। अर्थात राष्ट्र का जो कंसेप्ट है, ध्यान समझिए, देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली राष्ट्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है एक ही नस्ल में पैदा होने वालों द्वारा स्वशासन। अर्थात का मतलब मान लीजिए इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है ना, मेलबोर्न में। वहां पे हम लोग यहां से गए हैं भारत को सपोर्ट करने के लिए। कुछ वहां भी ऐसे ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं जो पहले तो भारत में रहते थे, लेकिन अब वो वहां को नागरिकता ले लिए हैं, लेकिन वो जो है भारत को ही वहां सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा और वो जो बंदा वहां ऑस्ट्रेलिया का जो नागरिक है, वो जो भारत का सपोर्ट कर रहा है, दोनों का राष्ट्र एक है। मतलब हम दोनों जो है इस भारत से बिलोंग कर रहे हैं। हमारी जो कह सकते कि हमारी जो भावना है, हमारी जो इमोशंस है, वो भारत के साथ जुड़ा, उन दोनों का, इसलिए हम दोनों का राष्ट्र एक है, लेकिन राज्य अलग है। मेरे लिए राज्य भारत है, उसके लिए राज्य ऑस्ट्रेलिया है। हमारे पे भारत का कानून लागू होगा, उस पे ऑस्ट्रेलिया का कानून लागू होगा, लेकिन दोनों का जो इमोशंस है वो एक है भारत के लिए। तो हम दोनों का राष्ट्र एक है पर राज्य अलग अलग है। तो राज्य एक्चुअली में ये एक राजनीतिक गठन है, एक राजनीतिक संस्था होती है राज्य, और राष्ट्र एक जो है इमोशनल संस्था बोलते हैं। एक इमोशनल जो है ये, इसको मतलब इसका आधार इमोशंस है, भावना है। मतलब तो राष्ट्र का मतलब जैसे भारत में बात होता है ना हिंदू राष्ट्र बनाने का। हिंदू राष्ट्र देखिए हम धर्म की बात कर रहे हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र करने का मतलब क्या? एक ही धर्म में पैदा होने वालों द्वारा स्वशासन। तो ये इसका मतलब राष्ट्र हुआ, है ना। जिसका आधार एक धर्म हो, जाति हो, एक ही तरह का इतिहास हो, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। इसको और एक थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मिडिल ईस्ट में जो है 4 कंट्री है। एक है ईरान, इराक, है ना, तुर्की यानी तुर्की। ओके, ये जो कंट्री है, इस कंट्री का कुछ कॉमन एरिया है ना। इस कॉमन एरिया में एक ही जैसा भाषा भी यहां भी होता है। एक ही तरह के भाषा बोलने द्वारा वाला स्वशासन, एक ही तरह के जो है इतिहास और एक ही तरह के जो है धर्म या एक ही तरह के भाषा को साझा करने वाले कुछ लोग हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए कुर्दिस्तान बना दिया जाए। कुछ लोग यहाँ हैं, कुर्दिस्तान बना दिया जाए। अब देखिए ये जो सभी लोग, इन लोग का राष्ट्र एक हो सकता है जो कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य क्या है? अलग अलग। कुछ लोग तुर्की में है, कुछ लोग के राज्य ईरान है, कुछ लोग के इंग्लैंड है। तो बेसिकली जो राष्ट्र की अवधारणा है ये जन्म से आती है, हम कहाँ जन्म लिए हैं, है ना।
कहाँ पैदा लिए हैं उस चीज से आती है। और एक ही जगह पे पैदा लेने वाले, एक ही नस्ल में पैदा लेने वाले, एक ही धर्म में पैदा लेने वाले लोगों द्वारा जो स्वशासन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। एक बार राहुल गांधी जो है पार्लियामेंट में भाषण दिया तो बहुत बवाल हुआ था। उन्होंने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, नेशन नहीं है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। एक्चुअली वो यही कहना चाह रहे थे कि भारत एक राज्य माने एक राजनीतिक संगठन, एक राजनीतिक जो है माने वो उनको कहने का मतलब यही था कि ये इस राज्य के बारे में बात कर रहे थे, इस राष्ट्र के बारे में नहीं। बहुत लोग मानते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ एक धर्म, एक जाति और एक तरह का इतिहास नहीं है, एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग नहीं है। तो बहुत सारे लोग भारत को एक राष्ट्र नहीं भी मानते हैं। एक अलग जो है डिबेट्स का जो है बात है, मैं उस पर पढ़ने जो है नहीं जा रहा हूं, कभी बाद में जो इस पे हम राहुल गांधी एक्चुअली यही समझाना चाह रहा था। अब उसको समझ में नहीं आया कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें आम आदमी को समझ में आने वाली नहीं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। इमोशंस मतलब आम आदमी को कहां समझ में आने वाला इन दोनों के में मतलब कि राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है। हमारे यहाँ तो इमोशन से जुड़ा हुआ है कि हम एक राष्ट्रीयता हमारे यहाँ जो है जुड़ा हुआ है ना। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्चुअली अगर हम अपने इतिहास को देखें तो मूल रूप से ठीक है ना, पहले एक ही वंश के मतलब जो एक ही नस्ल में पैदा होने वाले लोग ही द्वारा जो है स्वशासन किया गया था। बाद में बहुत सारे आक्रमणकारी आए, यहाँ के बस गए तो विविधता उत्पन्न हो गई। लेकिन राष्ट्र तो प्राचीन भारत से ही राष्ट्र की अवधारणा भारत में रही है। वो अलग बात है कि आधुनिक समय में अगर इस तर्क पे देखा जाए तो भारत के बहुत डिबेटेबल है, मैं उस पर जो है नहीं पढ़ने जा रहा। तो आशा करता हूं कि आप लोग राज्य और राष्ट्र में जो है मतलब समझ में आ गया होगा। राज्य एक जो है राजनीतिक संरचना है और राष्ट्र एक भावनात्मक संरचना है ना। अब कभी कभी क्या होता है ना कि इन राष्ट्र को अपना अस्तित्व बचाने के लिए ठीक है ना, राज्य के एलिमेंट को जो है ग्रहण करना होता है, राज्य के एलिमेंट को अपनाना पड़ता है। और ये राष्ट्र जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक शासन प्रणाली बनाते हैं। क्यों शासन प्रणाली बनाते हैं? संप्रभुता के लिए कि भाई हम अपने जो राष्ट्र हैं संप्रभुता के लिए कि इस पर किसी का बाहरी दबाव नहीं है। तो एक राष्ट्र जो है राज्य हो सकता है, ये खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए खुद का स्वरूप जो है कैसा कर लेते हैं राज्य का। लेकिन एक राज्य राष्ट्र हो ये जरूरी नहीं है ना। इसलिए जब एक ऐसा राष्ट्र जिसमें ये चारों चीज हो, माने भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुता हो, तो उसको हम लोग कहा देते हैं राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य का मतलब समझ में आ गया। राष्ट्र राज्य कहने का मतलब उसमें राज्य के भी एलिमेंट्स हैं और साथ साथ एक राष्ट्रीय भावना, एक इमोशंस भी जो है उस भूभाग से उसका लगाव भी जुड़ा हुआ है। मतलब उसमें जो शासन जो किया जा रहा है एक ही वंश में, एक ही नस्ल में पैदा होने वाले लोगों द्वारा किया जा रहा है। अगर इन राष्ट्र और राज्य दोनों को मिला दे तो राष्ट्र राज्य बन जाएगा। अब मैं तो भारत को राष्ट्र राज्य मानता हूं, है ना, क्योंकि इसमें राज्य की भी है और राष्ट्र की भी है। बहुत लोग नहीं भी मानते, सबके अपने अपने जो है तर्क हैं, उस पर बाद में बात किया जाएगा। तो राष्ट्र राज्य का मतलब समझ में आ गया, है ना। एक राष्ट्र राज्य हो सकता है पर एक राज्य राष्ट्र हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। राज्य का मतलब होता है इसमें चार भाग होते हैं, अगर ये चारों तत्व प्रेजेंट है तो हम राज्य कहेंगे। और राष्ट्र का मतलब ये एक भावनात्मक संरचना है, इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जहां पर एक ही नस्ल में पैदा होने वालों द्वारा जो है स्वशासन किया जाता है। तो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत को हम लोग एक राष्ट्र कह सकते थे। अब वो अलग बात है कि यहां भी एक डिबेट की बात आ जाए कि भाई उसमें हिंदू मुस्लिम तो दोनों थे, है ना, और दोनों का नस्ल एक तो है नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हो सकता है ना, बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन किए हो या बहुत सारे लोग तो अरब कंट्री से आए हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन आशा करते हैं कि आप लोगों को राज्य और राष्ट्र का जो है मतलब समझ में आ गया होगा। राज्य बस इतना ही समझ के रखना है कि राष्ट्र एक जो है पॉलिटिकल थॉट्स है और राष्ट्र जो है एक इमोशनल थॉट्स है, एक इमोशनल भावनात्मक जो है प्रणाली है। और जहां पे राष्ट्र राज्य बन जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं राष्ट्र राज्य।
तो वही मैंने संविधान की परिभाषा में, इसलिए मैंने राष्ट्र राज्य लिखा था, नेशन स्टेट लिखा था। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसके द्वारा किसी राजनैतिक रूप से गठित, ये आ गया राजनैतिक रूप से गठित राष्ट्र राज्य पर शासन किया जाता है। तो सर्वोच्च कानून का मतलब समझ में आ गया, राष्ट्र राज्य का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और उसका जो तीसरा एलिमेंट है उसको समझने का कोशिश करते हैं, शासन। वो भी बहुत जरूरी एलिमेंट है। हमने जो परिभाषा देखा था उसमें 3 चीज था, सर्वोच्च कानून, उसको हम लोगों ने समझ लिया। सर्वोच्च कानून या सर्वोच्च आधारभूत कानून, मूलभूत कानून, इसको हम लोगों ने समझ लिया। राष्ट्र राज्य का मतलब समझ लिया, है ना। राष्ट्र अलग होता है, राज्य अलग होता है ना। जब दोनों एक साथ मिल जाए तो राष्ट्र राज्य कहलाते हैं। और उसका जो तीसरा एलिमेंट था वो था शासन। इसका मतलब क्या होता है, शासन का मतलब क्या होता है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं किसी भी देश में कितने तरह के शासन प्रणाली हो सकते हैं, है ना। तो देखिए, किसी भी देश को संचालित करने के 5-6 जो है प्रमुख शासन प्रणाली है। पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं राजतंत्र, ऑटोक्रेसी। दूसरा जो होता है धर्मतंत्र। तीसरा जो होता है अल्पतंत्र। चौथा जो होता है लोकतंत्र। पांचवा जो होता है संविधानवाद और छठा गैर संविधानवाद। किसी भी देश में मूल रूप से, और भी हैं, मैं उतने बारे में उतने चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो सबसे ज्यादा प्रमुख है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी भी देश में शासन प्रणाली को संचालित करने की इतने तरह के शासन व्यवस्था हो सकता है। राजतंत्र, धर्मतंत्र, अल्पतंत्र, या इसको गूट तंत्र भी बोलते हैं, गुटबाजी, गुट, है ना। गूट तंत्र, लोकतंत्र, संविधानवाद और गैर संविधानवाद। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, राजतंत्र हम लोग उस शासन प्रणाली को बोलते हैं जिसमें शासन करने का जो स्रोत है वो राजा हो, जो हमारे देश में पहले था, है ना। कि शासन का जो पूरा सोर्स हो, जो पूरा स्रोत है उस राजा में समाहित हो। शासन का स्रोत कहने का मतलब क्या, देखिए, शासन का स्रोत कहने का मतलब क्या, शासन कहने का मतलब इसके भी जो है 3 मुख्य रूप से तत्व होते हैं। पहला होता है कार्यपालिका। पहला होता है, शासन का मतलब क्या, शासन किससे चलेगा, कानून बनाने से। तो कानून बनाने वाला विधायिका, जो कानून बनाता है। कानून लागू करने वाला, कानून कौन लागू करता है, कार्यपालिका, जो कानून लागू करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा, कानून की समीक्षा करने वाला, ठीक है ना। कानून की समीक्षा करने वाला मतलब न्यायपालिका। शासन का मतलब, शासन के 3 मौलिक तत्व हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने वाला, और शासन मतलब कानून के द्वारा ही शासन होता है। तो एक विधायिका जो कानून बनाएगा, एक कार्यपालिका जो कानून को लागू करेगा, और एक न्यायपालिका जो कानून की समीक्षा करेगा। मतलब जिसका यह देखना काम है कि वहां के लोगों ने, जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है, जो कार्यपालिका द्वारा कानून को लागू किया गया है, उसका पालन ठीक रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो शासन के ये 3 तत्व होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून बनाने वाला, कानून लागू करने वाला, कानून की समीक्षा करने वाला। जब इन तीनों का स्रोत राजा हो तो उसे राजतंत्र कहते हैं। मतलब कानून बनाने वाला भी राजा, कानून लागू करने वाला भी राजा, और उसकी समीक्षा करने वाला भी राजा। मतलब कानून भी कौन बनाएगा, राजा बनाएगा। उसको लागू भी कौन करेगा, राजा करेगा। न्याय भी कौन देगा, राजा ही करेगा। मतलब जब शासन का सारा स्रोत एक राजा के पास हो तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी या राजतंत्र।
क्या कहते हैं उसको, राजतंत्र, मोनार्की कहते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति का जो है प्रभुत्व है, एक ही व्यक्ति का जो है पास सब कुछ का ताकत है, कानून बनाने का भी, कानून लागू करने का भी, और कानून की समीक्षा करने का भी। तो सब लोग क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। जैसे पहले होता था, है ना, हमारे जो प्राचीन भारत के इतिहास या मध्यकालीन भारत के इतिहास को अगर आप लोग देखेंगे, इतिहास की क्लास अलग से चल रहा है, भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत की क्लासेज जो ऑलरेडी चल रही है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना, जीएस जमकर द्वारा चल रही है। और कुछ दिन में मैं आधुनिक भारत का इतिहास भी शुरू कर दूंगा, और विज्ञान की क्लासेस भी जो है मैं शुरू कर दूंगा। तो पहले क्या होता था, राजा ही सब करता था, है ना। अब जैसे मान राजा के मन में कि राजा का हाइट है 6 फुट, और 6 फुट 2 इंच वाले आदमी से या 6.5 फुट वाले आदमी से ऐसे इस हाइट के बहुत कम आदमी जो है मिलते, फिर भी मिलते तो है, उससे उसको ऐसे बात करना है, पढ़ रहा है सर ऊंचा करके। तो एक कानून बना दिया कि भाई कल से 6 फीट से ज्यादा वाला इंसान हमारे राज्य में नहीं रहेगा, है ना। तो मंत्री बोला ऐसे थोड़ा हो सकता, बोलता ऐसा होगा, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, कानून बना, मंत्री कुछ नहीं कर सकता, कानून बना देगा। मतलब सारा का सारा राजा होगा। दूसरा आते धर्मतंत्र। धर्मतंत्र में भी वही, जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर चीज का जो स्रोत है उसके केंद्र में, शासन के केंद्र में क्या हो, धर्म हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धर्मतंत्र कहते हैं। मतलब कानून बनाने वाला भी धर्म, कानून लागू करने वाला भी धर्म, धर्म मतलब जो धर्म का प्रमुख है, और उसकी समीक्षा करने वाला भी धर्म। जैसे वेटिकन सिटी में भाई बाइबल के द्वारा शासन होता है, बाइबल में जो लिखा है वही वहां का कानून है। बहुत सारे मुस्लिम्स कंट्री, जैसे अभी अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, शरिया से चलना है ना, धर्म ही कानून है, धर्म में जो लिखा है वही कानून है, धर्म के लोग ही उस कानून को लागू करेंगे, और धर्म के लोग ही उसको समीक्षा करेंगे। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं धर्मतंत्र। अल्पतंत्र या गुटतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां पे शासन कुछ लोगों द्वारा होता है, कुछ प्रभावशाली लोगों का एक गुट हो, एक समूह हो, उसके द्वारा किया जाता है ना। माने 10-12 लोग मिलकर जो है उस देश को चला रहे हैं, 5-6 लोग मिलकर जो है उस देश को चला रहे हैं, और ये 5-6 लोग उस देश के सबसे शक्तिशाली हैं, तो उसके सामने किसी को बोलने का, कहने का हक नहीं। वो 5 लोग ही कानून बना रहे हैं, वो 5 लोग ही कानून को लागू कर रहे हैं, और वो 5 लोग ही कानून की समीक्षा कर रहे हैं। तो जब कहीं पे इस तरह का जो गुट या समूह द्वारा शासन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्पतंत्र या गुटतंत्र। इस तरह का शासन व्यवस्था हमारे मतलब दुनिया में बहुत ना के बराबर देखने को मिलती है, लेकिन पहले था, है ना, पहले ऐसे बहुत सारे थे, ठीक है ना, जिसका चुनाव नहीं होता था, बस वो 5 लोग मिलकर ही जो है राज्य को चलाते थे, ठीक है ना। जैसे जब हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, इतिहास तो चल ही रहा है, उस इतिहास जब आप लोग महाजनपद पढ़ेंगे तो वहां पे एक लिच्छवी गणराज्य का नाम आएगा, वैशाली में। तो ऐसा कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, क्योंकि हमारे पास सबसे पुराना गणराज्य लिच्छवी है ना। लिच्छवी, वज्जी, मल, ये सब गणराज्य हुआ करते थे। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो वहां पे कोई चुनाव नहीं होता था। वैशाली में जो लिच्छवी गणराज्य था, वहां पे राजा नहीं होता था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा शासन प्रणाली को जो है संचालित की जाती थी। तो उसको हम लोग गुटतंत्र एक तरह से कह सकते हैं, है ना। अब एक्चुअली उन लोगों का प्रभाव बहुत कम जगहों पे था, इसलिए हम उसको लोकतंत्र कहते हैं। पर अब उस जगह पे बहुत कम लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं, 100 में से 5 लोग जो है आकर शासन व्यवस्था कर रहे हैं, तो ठीक ही है, 1 से 5 तो अच्छा ही है। लोकतंत्र जहां शासन का केंद्र लोग हो, जनता हो, जहां शासन का स्रोत जनता हो, मतलब विधायिका, कानून बनाने वाला जनता, कानून लागू करने वाला जनता, कानून की समीक्षा करने वाला जनता। कहने का मतलब क्या है कि अब जैसे हम अपने देश में देखते हैं, हमारे देश में ये लोकतंत्र है, और हमारे लोकतंत्र का स्रोत क्या है, जनता। अब कानून बनाने वाला जनता, कहने का मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। हम लोग MP MLA तो इसलिए चुनकर भेजते हैं, वो क्या करता है, कानून बनाता है, और हर 5 साल बाद हम इसको बदल भी सकते हैं। तो स्रोत क्या है, इस कानून बनाने का स्रोत क्या है, जनता स्रोत है। जनता कुछ लोगों को चुनकर भेज रही है, कहां, विधायिका में, संसद में, या विधान परिषद में, या विधानसभा में।
जनता कुछ लोगों को चुन के भेज रही है, मतलब कानून बनाने का स्रोत कौन है? जनता ही है। कार्यपालिका IAS IPS है ना, जो है वो कार्यपालिका में आते हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, नौकरशाही। तो ये कौन लोग है? जनता ही है, जो चुन के जाते हैं, एक एग्जाम देते हैं, पास करके जाते हैं। जो कोई DM बनना हो, कलेक्टर बनना हो, एक पुलिस में किसी कोई अधिकारी बनना हो, तो जो अधिकारी है वो जनता से चुन के जाते हैं। तो स्रोत क्या है? जनता ही है। न्यायपालिका, न्यायाधीश कहां से जाते हैं? हमारे जनता के बीच से ही जाते हैं, है ना। यहीं से जो है चुनाव होकर उनका होता है, एग्जाम देते हैं, या जो भी सिस्टम है, एक व्यवस्था है जहां पर लोग जनता में से कुछ ऐसे जो कानून की समझ रखते हैं, मतलब उस व्यवस्था में जनता से ही चुन कर ले जाते हैं। मतलब स्रोत क्या है? कानून बनाने का जो स्रोत है वो जनता ही है, कानून लागू करने का स्रोत जनता ही है, और कानून की समीक्षा करने का स्रोत जो है जनता ही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जो हमारे देश में। अब आते संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद का मतलब होता है जहां शासन का स्रोत संविधान हो, मतलब संविधान के द्वारा शासन किया जाता है। संविधान के द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। कानून बनाने वाला संविधान, कानून लागू करने वाला संविधान, कानून की समीक्षा करने वाला संविधान। तो ऐसी व्यवस्था जहां होती है उसको हम लोग बोलते हैं संविधानवाद। और गैर संविधानवाद मतलब जहां संविधान का कोई महत्व नहीं है ना, जहां संविधान का कोई महत्व नहीं है। और हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र में ही संविधान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। जो लोकतंत्र है वहां संविधानवाद है, क्योंकि बिना संविधान का लोकतंत्र जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बिना लोकतंत्र का संविधान एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बिना संविधान का लोकतंत्र एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे देश में क्या है? हमारे देश में लोकतंत्र है और संविधान है। हमारे यहाँ का जो शासन प्रणाली है वो क्या है? लोकतंत्र है और संविधान है। लोकतंत्र और संविधानवाद, ये दोनों व्यवस्था, शासन प्रणाली की जो ये 6 व्यवस्था है, इन 6 शासन प्रणाली व्यवस्थाओं में हमारे देश में जो व्यवस्था चलती है वो चलती है लोकतंत्र और संविधानवाद। ये दोनों व्यवस्था हमारे देश में चलती है। इन दोनों को मिलाकर बनता है संवैधानिक लोकतंत्र। तो हमारा देश भारत क्या है? संवैधानिक लोकतंत्र है। मतलब यहाँ पे लोक का भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारे यहाँ जो शासन का स्रोत है, शासन के केंद्र में लोक भी है और संविधान भी है, दोनों है। संवैधानिक लोकतंत्र। और ऐसे भी संविधान का सबसे ज्यादा महत्व लोकतंत्र में भी होता है ना। तो जहां लोकतंत्र है वहां संविधान होगा ही होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि बाकी जहां लोकतंत्र नहीं है वहां संविधान हो ही सकते हैं। धर्मतंत्र में धर्म ही संविधान है, राजतंत्र में राजा द्वारा बनाया गया कानून संविधान है, अल्पतंत्र में उस समूह द्वारा बनाया गया चीज संविधान है, ठीक है। लेकिन संविधान वार्ड का जो इंपॉर्टेंस है वो लोकतंत्र में देखने को मिलता है। धर्मतंत्र में संविधान धर्म ही है। अब ये धर्म जो है धर्मगुरुओं पर डिपेंड करता है, वो जब चाहे उसमें कुछ कर दे, है ना। बोल दे कल से धर्म में ये चेंजेज हो जाएगा, तो वहां संविधान का उतना जो महत्व नहीं होता है। तो हमारे देश में क्या है? संवैधानिक लोकतंत्र। हमारे यहाँ जो शासन का मतलब है, हमारे यहाँ जो शासन किया जाता है वो इस प्रणाली द्वारा किया जाता है, संवैधानिक लोकतंत्र। इसके अलावा एक अलग ही तरह का जो है शासन प्रणाली ब्रिटेन ने डेवलप कर लिया है। ये दुनिया का इकलौता है जहां पे राजतंत्र तो है लेकिन है भी नहीं। वहां पे क्या है कि राजतंत्र और संविधानवाद दोनों है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रिटेन को हम लोग बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। मतलब वहां राजा नाम मात्र का है, मतलब एक ही वंश का आदमी जो है राजा बनता रहता है, लेकिन चलता संविधान से। तो ब्रिटेन में भी संविधानवाद है, और वहां इसलिए हम ब्रिटेन जो है एक अलग ही यूनिक तरह का जो है व्यवस्था डेवलप कर लिया, जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र, है ना। तो वहां पे ये राजतंत्र का कोई गुण देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। वहां संविधानवाद का गुण है ना। और वो अलग ही तरह का, जब हम लोग ब्रिटेन के संविधान को जब पढ़ेंगे तो समझेंगे, जब कंपैरिजन करेंगे भारतीय संविधान के साथ। मूल रूप से 3 संविधान को जो है हम लोग हाई लेवल के एग्जाम देने के लिए 3 संविधान को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान तो है ही, और एक अमेरिका का संविधान और एक ब्रिटेन का संविधान। ये तीनों संविधान का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महत्व है भैया। तो समझ में आ गया। तो हमने जो संविधान की परिभाषा आप लोगों को बताई थी, क्या परिभाषा बताई थी कि संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसके द्वारा किसी
राजनीतिक रूप से गठित राष्ट्र राज्य पे शासन किया जाता है। तो वहां पे सर्वोच्च मूलभूत कानून का मतलब भी समझ में आ गया, राष्ट्र राज्य का भी मतलब समझ में आ गया, शासन का भी मतलब आप लोग को समझ में आ गया। तो इससे संविधान की एक परिभाषा जो है आप लोग को समझ में आ गई होगी, है ना। एक समझ बनी हाँ संविधान आखिर होता क्या है तकनीकी पहलू पे, ठीक है ना। अब एक चीज और देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं इसी वीडियो में तो खत्म करने का कोशिश करूंगा लेक्चर में, है ना, इंपॉर्टेंस भी है। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन जो यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं जहां पे लिखित क्वेश्चन आता है तो वहां पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं। ये उनके लिए बहुत मायने है, और जो संविधान को समझने का रुचि रखते हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंस है। तो अगर कोई डाउट्स हो, किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताइएगा। अब एक चीज और देखते हैं, संविधानवाद को समझते हैं। संविधान का केंद्र में होने का मतलब क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे तो हम लोग जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र प्लस संविधानवाद मिलके क्या बनता है, संवैधानिक लोकतंत्र का मतलब और समझ में आ जाएगा। और हमारे जो भारत के संविधान का जो स्वरूप है या संविधान की जो आधुनिक परिभाषा है वो और क्लियर होगी। संविधानवाद का मतलब क्या होता है, किस देश में संविधानवाद है, किस देश में संविधानवाद नहीं है, कैसे हम लोग कहेंगे, है ना, किस तरह से हम लोग जो है कहेंगे। क्या धर्मतंत्र का संविधान संविधानवाद में आएगा, क्या राजतंत्र का संविधान संविधानवाद में आएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संविधानवाद कहने का मतलब क्या है, इसके दो मौलिक तत्व हैं, इन दो तत्वों को समझिए। अगर ये दो मौलिक तत्व कहीं पे प्रेजेंट है तो हम लोग कहेंगे हाँ उस देश में संविधानवाद है, उस देश के शासन प्रणाली के केंद्र में संविधान है ना। पहला क्या है, विधि की सर्वोच्चता, विधि मतलब कानून की सर्वोच्चता, और दूसरा विधि द्वारा शासन। विधि द्वारा शासन, संविधानवाद के दो मूल तत्व हैं, विधि की सर्वोच्चता और विधि द्वारा शासन। इसका मतलब क्या, विधि की सर्वोच्चता करने का मतलब विधि, कानून, नियम सबसे ऊपर है, उससे भी ऊपर जो इसे बनाया है। मतलब विधि जो है, कानून जो है उस देश में सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं है ना। यहां तक कि वो भी नहीं जो इसको जो है बनाया है, मतलब विधि जो है इसके बनाने वाले से भी ऊपर है, बनाने वाले से भी ऊपर है ना। मतलब वहां विधि की सर्वोच्चता होगी, लॉ ही जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। लॉ के ऊपर कोई नहीं है, नियम के ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। अगर ये चीज, ये तत्व तो कहीं देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं वहां संविधानवाद है ना, कि लॉ के ऊपर कोई नहीं, वो बनाने वाला भी नहीं। जैसे हमारे यहाँ एमपी एमएलए चुन के जाते हैं, लॉ बनाते हैं, विधि बनाते हैं, लेकिन जब ये विधि बन जाता है तो वो उसके ऊपर वो भी नहीं है। वो अलग बात है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे राष्ट्रपति को लेकर कुछ जो है छूट दी गई है ऐसा कुछ, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन सभी लोग उस कानून के दायरे में आते हैं, उस कानून के ऊपर कोई नहीं है। विधि द्वारा शासन, विधि द्वारा शासन का मतलब होता है सबके लिए समान कानून, सबके लिए समान कानून, किसी भी तरह का किसी को भी कोई विशेष छूट नहीं, किसी को भी किसी तरह का कोई विशेष अधिकार नहीं। अगर ये चीज जहां, ये तत्व मतलब जहां भी उपलब्ध हैं, जिस देश के भी शासन व्यवस्था में उपलब्ध हैं, तो हम कह सकते हैं वहां विधि का शासन है। जैसे हमारे देश में विधि का शासन है, मतलब सबके लिए समान कानून है, किसी को विशेष छूट नहीं है, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है। यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है तो विशेष छूट है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं, जो सांसद हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, इसके भी एक, इसको भी जो है एक मायने है, इसका भी एक मतलब है, ठीक है ना।
मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जैसे विधि द्वारा शासन में भी है, इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अब जैसे मान लीजिए सबके लिए समान कानून का मतलब क्या है? आप बोलिएगा कि हमारे देश में तो आरक्षण है, तो सबके लिए समान कानून है नहीं, तो फिर यहाँ विधि का शासन कैसे हुआ? तो इसके भी बहुत व्यापक स्वरूप है, बहुत व्यापक परिभाषा है, मैं उसमें उतना नहीं जा रहा हूं, है ना। एक मोटे तौर पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक खरगोश है और एक कछुआ है, दोनों का कहानी तो आपने सुना है ना, कि कछुआ और खरगोश का जो है भाई दौड़ लगता है, खरगोश हार जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर दोनों मेहनत से ही दौड़ते हैं, अपने प्रतिभा से ही दौड़ते हैं, तो क्या कछुआ कभी जीत पाता? नहीं जीत पाता। तो ये समान कानून तो कछुआ पे और खरगोश पे, दोनों पे तो एक ही पैरामीटर्स, एक ही जो है पैरामीटर्स को तो नहीं लाद सकते, है ना। अब कुछ हमारे यहां, हमारी संविधान आने के पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में कुछ लोग इतने कमजोर हो गए, तो उस पे और जो उस समय ताकतवर थे, दोनों पे एक कानून नहीं हो सकता। समान कानून के भी अपने अलग अलग जो परिभाषा है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा किसी का कोई विशेष छूट नहीं है। समान कानून का मतलब सबके प्रतिभा के, कैपेबिलिटी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से उस पे लगाए गए कानून, है ना। अब मछली और कबूतर दोनों को उड़ने के लिए बोल दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोनों पे उड़ने वाला एक ही कानून तो नहीं लग सकता। हाँ, मछली पे तैरने वाला कानून, कबूतर पे उड़ने वाला कानून। हाँ, जितने भी जलीय प्राणी हैं उसमें तैरने का कानून समान लगाया जा सकता है। जितने भी उड़ने वाले नभचर है उसमें उड़ने का कानून समान लगा सकता है। तो समान कानून का मतलब ये है ना। अब किसी को आरक्षण मिल रहा है तो इसका मतलब उसको कोई विशेष छूट नहीं मिल रहा है। भाई वो उतने कैपेबल नहीं थे, वो हमारी व्यवस्था के कारण पीछे छूट गए थे। उसको मेन धारा में लाने के लिए हम जो है आरक्षण जो है दिया गया है। तो संविधानवाद का मतलब है कि इस चीज को और हम लोग समझेंगे जब और अच्छी तरह से आएंगे और चीजों को। बस अब इतना ही समझना कि संविधानवाद का मतलब क्या है। संविधानवाद का मतलब जहां विधि की सर्वोच्चता हो, कानून ही सर्वोपरि हो, कानून की जो है सबसे ऊपर हो, ओके। और दूसरा विधि द्वारा शासन, मतलब सबके लिए समान कानून हो, किसी को भी किसी तरह का कोई छूट ना मिले, विशेष छूट, या किसी को कोई किसी भी तरह का विशेष अधिकार ना हो। अगर ये दोनों तत्व जहां विद्यमान है तो कह सकते हैं कि वहां संविधानवाद है। वहां के शासन प्रणाली में जो मूल केंद्र है वो संविधान है। संविधान के तहत वहां शासन किया जाता है। अब राजतंत्र में आएंगे तो ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, धर्मतंत्र में नहीं देखने को मिलेगा। धर्मतंत्र में सबके लिए समान कानून तो है नहीं, उस धर्म के मानने वालों के अलग कानून। पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, यहां पे जो मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को मानने वालों को विशेष छूट है, और जो गैर इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं उन पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। सबको समान अधिकार नहीं है, तो वहां संविधानवाद नहीं हो सकता। तो धर्म ही संविधान है, लेकिन उस संविधान में, जैसे धर्मतंत्र क्या, धर्म ही संविधान है, लेकिन वो संविधान संविधानवाद का हिस्सा नहीं है। बहुत बारीक से अंतर देख लीजिए, संविधानवाद का हिस्सा नहीं है, क्योंकि धर्मतंत्र में ये दो चीज देखने को नहीं मिलेगा। जहां पे धर्म संविधान होगा वहां पे विधि द्वारा शासन नहीं देखने को मिलेगा, मतलब सबके लिए समान कानून नहीं है। और किसी किसी तो भाई काम बनाने वाले जो है कभी कभी तो कानून से भी ऊपर होते हैं, है ना। और धर्मतंत्र में ऐसा होते हैं, धर्म गुरु खुद को धर्म से भी ऊपर समझते हैं, है ना, ओके। और राजतंत्र में तो हो ही नहीं सकता। जैसे आप लोगों ने बाहुबली देखा होगा, उसमें माता जी बोलती है, क्या बोलती है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। मतलब कोई संविधान नहीं है, जो मुंह से निकल गया वही संविधान है, मेरा वचन ही क्या है, शासन है। तो वहां तो संविधानवाद हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां पे लोकतंत्र है वहां पे संविधानवाद देखने को मिलता है, क्योंकि बिना संविधानवाद का लोकतंत्र एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमारा देश एक संवैधानिक लोकतंत्र है, और शासन का मतलब समझ में आ गया होगा। जिस देश में अगर संवैधानिक लोकतंत्र प्रणाली द्वारा शासन किया जाता है ना, वहां पर ये चीजें जरूर मौजूद होगी। तो हमने जो शुरुआत में संविधान का जो परिभाषा लिखाया था, उसमें जो 3
मौलिक तत्व हमने दिए थे कि संविधान वह सर्वोच्च कानून है। तो सर्वोच्च कानून का मतलब समझ में आ गया होगा, सर्वोच्च मूलभूत या आधारभूत कानून है, फंडामेंटल कानून है, समझ में आ गया, जिसके द्वारा राजनीतिक रूप से गठित राष्ट्र, राज्य भी समझ में आ गया, है ना, राष्ट्र भी समझ में आ गया। इनका मतलब क्या है, द्वारा शासन किया जाता है। शासन करने का मतलब इतने तरह के शासन प्रणाली है और इस तरीके से शासन किया जा सकता है, और ये सब संविधान के तहत होता है। और संविधानवाद जो है, संविधानवाद अगर कहीं पे है किसी देश में, तो संविधान जो है वहां केंद्र में है, तो वहां पर ये दो चीज होना चाहिए। तो ये जो है आप संविधान का एक आशा करते हैं कि एक समझ जो है बन गई होगी कि संविधान होता क्या है। राष्ट्र की अवधारणा आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि राज्य की अवधारणा समझ में आ गई होगी और राष्ट्र दोनों की अवधारणा समझ में आ गई होगी। राज्य और राष्ट्र दोनों अलग अलग चीज है। राज्य एक राजनीतिक इकाई है, राष्ट्र एक इमोशनल यूनिट माने भावनात्मक इकाई है। ओके, शासन का भी मतलब समझ में आ गया होगा, कितने तरह के शासन प्रणाली है, और हमारे देश में संवैधानिक लोकतंत्र है। संवैधानिक लोकतंत्र कहने का मतलब समझ में आ गया कि हमारे देश के शासन प्रणाली में दो चीज केंद्र में है, एक है लोक, जनता, है ना, इसलिए संविधान के जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो शुरू ही होता है हम भारत के लोग। तो एक है लोक, जनता, और दूसरा है संविधान, ठीक है ना। तो आशा करते हैं चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम लोग संविधान, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जो है अध्ययन करेंगे, और इसमें कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग है, तो हमें जरूर बताएं। और नया हमने चैनल बनाया है जीएस जमघर, तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसमें एक बेल आइकन भी होता है, उसको दबा दें, जिससे समय समय पर मैं जब वीडियो अपलोड करता रहूंगा तो इससे आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो जरूर हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो काफी लंबा हो गया, ऐसा टॉपिक था ही इसलिए लंबा हो गया। कोशिश करूंगा कि आगे से वीडियो थोड़ा छोटा रहे, और कुछ दिन बाद मैं आधुनिक भारत की क्लासेस भी जो है शुरू करने जा रहा हूं। थैंक यू, शुक्रिया।